हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का रामबाण के डे नंबर 5 में बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है और इसलिए मैं कल क्लास लिया नहीं था। इश्यू ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम गले में हुआ है, पर चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और मैं आपके सामने आ चुका हूँ और प्यारे बच्चों डे नंबर 5 को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी लोग। चलिए, तो मेरे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हमारा बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हर विषय में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा हम लोग सही करवाना है। विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का होगा रामबाण के नाम से, डे नंबर 5 है ये। प्यारे बच्चों, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। प्यारा सा हमारा मोटिवेशन है कि खामोशी से पहचान बनाते रहो। खामोशी से पहचान बनाते रहो, वक़्त खुद बताएगा तुम्हारा नाम, ठीक है ना? इसलिए अपने नाम के लिए मेहनत नहीं बच्चों, अपने काम के लिए मेहनत कीजिए, नाम अपने आप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा लिखा गया है मेरे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट है रामबाण और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रामबाण डे नंबर 4 तक जिसने देखा है, एक बार प्यारा-सा दिल बनाकर भेजिएगा कि 4 तक अगर आपने देख लिया है, तो एक बार प्यारा-सा दिल बनाकर भेजेंगे क्योंकि हर दिन का जो क्लास होता है, वो अति महत्वपूर्ण होता है। सब लोग जल्दी-जल्दी से दिल बनाकर भेजेंगे, अगर आपने रामबाण डे नंबर 4 तक देख लिया है तो। जो भी आप लोग के मन में जो भी सूचनाएँ आप लोग सुनना चाहते हैं, सारी सूचनाएँ हम आपको देने वाले हैं। डे नंबर 4 तक आपने देख लिया है और बहुत जल्दी बच्चों हो सकता है अरे! ये क्या हो गया? है ना? विद्यार्थी जी हो सकता है कि आज ही आपको ये सूचना मिल जाए, है ना? चलिए 2-3 चीज़ों को लेकर आप लोग मन में कुछ सवाल होंगे। जैसा नंबर 1 सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी जी के मन में सवाल होंगे नोट्स को लेकर के। बच्चों नोट्स को लेकर के, तो एक दिन नोट्स में देरी और हुई है नोट्स को लेकर के। कि नोट्स गुरुजी आपने कहा था कि 15 से सारथी बैच में नोट्स मिलेगा। मेरे बच्चे सारथी बैच में नोट्स मिलेगा, तो है ना? तो थोड़ा-सा मेरे हेल्थ की वजह से 1 दिन लेट हो सकता है। तो ये बच्चों कल से आपको मिलेगा। ठीक है ना? कल से आपको नोट्स मिलेगा। दूसरी बात आपके मन में आती होगी, है ना? किसको? तांडव सीरीज़ को लेकर के। तो तांडव सीरीज़ का अपडेट आज रात में आपको मिल जाएगा, है ना? तांडव का अपडेट मेरे विद्यार्थी जी आज शाम को आपको मिल जाएगा। तांडव का अपडेट कब से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ये अपडेट मिल जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं? रामबाण का जो ऐप पर टेस्ट है, रामबाण का मेरे विद्यार्थी जी जो ऐप पर टेस्ट है, क्या आप ऐप वाला टेस्ट लगा रहे हैं? डे नंबर 1, 2, 3 का टेस्ट लग चुका है और 4 वाला टेस्ट बन रहा है। 4 वाला बन रहा है और बच्चों 5 का तो क्लास अभी हो ही रहा है। ठीक है? तो एक बार प्यारा-सा अगर आपके मन में अगर सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके मन में था, वो सारा इन्फॉर्मेशन पूरा हो गया, तो एक बार जल्दी से आप लोग मेरे विद्यार्थी जी दिल बनाकर भेजें मुझे, ताकि मैं समझ लूँगा कि आपके मन में जो भी सवाल थे, वो सारा सवाल समाप्त हो चुका है। जल्दी-जल्दी से बताएँगे सब लोग, यस, 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 यस। देखिए मॉर्निंग में क्लास नहीं होना या कल क्लास नहीं होना, ये सीधा इस बात को दर्शाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों, ठीक है ना? तो जल्दी से आप लोग दिल बनाकर भेजेंगे, बहुत फास्ट में। यस गुरुजी, यस, यस, यस। चलिए हो गया? यहाँ तक सही है? यस चलिए अब दूसरी बात है, अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है, अगर आपने इस सेशन को विद्यार्थी जी शेयर नहीं किया है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, सभी दोस्तों के साथ एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए, क्लास को शुरू किया जाए? बोलिए हाँ या ना? क्लास को शुरू करें? मेरे विद्यार्थी जी क्लास शुरू किया जाए? यस आइए। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जो भी बच्चे हैं सब लोग सेशन को लाइक वगैरह कर देना, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं स्टार्टिंग में ही, और पोल वगैरह करते रहिएगा बच्चों, मुझे लगता है पोल आप लोग कम कर रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने आता है फर्स्ट बच्चों, पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू जो वायरिंग होता है उसके अंदर 3 तार होते हैं। पहला होता है विद्युन्नम्य जिसको हम लोग कहते हैं जिसमें करंट जाता है, दूसरा होता है उदासीन और तीसरा होता है भू संपर्कित। तो इन तारों के रंग क्या होते हैं? हमारे घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, तीनों का रंग कैसा होता है? सबसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो बच्चों विद्युन्नम्य तार जो होता है, ये तार लाल रंग के होते हैं, तो बच्चों हम लाल लिख देंगे। दूसरा अगर हम देखेंगे उदासीन तार जो होता है, उदासीन तार काले रंग के होते हैं, तो हम काला लिख देंगे। और तीसरा बच्चों भू मतलब जो ज़मीन के अंदर तार होते हैं, उसका रंग क्या होता है? उसका रंग बच्चों हरा होता है क्या? लाल, हरा, काला। लाल, हरा, काला गलत है। हरा, लाल ये भी गलत है। लाल, काला, हरा, हरा होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वो कितने वोल्ट का होता है?
बच्चों बताएंगे हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसका वोल्ट कितना होता है मेरे विद्यार्थी जी, वोल्ट कितना होता है? तो सर 220 वोल्ट का होता है। कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है 220 वोल्ट का। बच्चों इसकी आवृत्ति कितनी होती है, क्या बता सकते हैं? इसकी आवृत्ति कितनी होती है? सर इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति मेरे विद्यार्थी जी 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हमारा जो स्विच लगा होता है वो किस तार से लगा होता है? हमारा स्विच बच्चों तो याद रखिएगा वो विद्युत नम्य तार से हमारा स्विच लगा होता है। हमारा स्विच जो होता है विद्युत नम्य तार से लगा होता है। प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से पोल कर रहा हूँ, मैं पोल से संतुष्ट नहीं हूँ आज, ठीक है? मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो रिजल्ट होना चाहिए। एक बार फिर से आप लोग पोल कीजिएगा, ठीक है? पोल का मतलब है बच्चों की पूरा पोल टाइम से होना चाहिए, ठीक है ना? अगर पोल नहीं हो रहा है ये गलत बात है ना? मेरे विद्यार्थी जी 10th क्लास के बच्चे पोल करने में बहुत माहिर हैं, तो हाईएस्ट 2 मिनट के अंदर जितने बच्चे हैं उतना पोल होना चाहिए। तो एक बार सब लोग पोल करेंगे, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं उतना पोल हाईएस्ट 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। तो एक बार सब लोग पोल पर क्लिक करेंगे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सब लोग एक बार पोल पर क्लिक कीजिएगा। जितने विद्यार्थी हैं उतना पोल 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। चलिए हाँ हाईएस्ट 2 मिनट, डेढ़ मतलब 1.5 मिनट के लगभग, क्योंकि 10th में पोल बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ एक बार पोल करेंगे आप सभी लोग जल्दी से। 7200, 7500, कम से कम 2 मिनट के अंदर 9000 पोल होने चाहिए। तभी मैं समझूंगा कि इस क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सच में उतने बच्चे हैं, कोई इसमें गलती नहीं है, कोई झोल-झाल नहीं है। चलिए हाईएस्ट करेंगे 8000 पोल, 8200 पोल जल्दी हाईएस्ट 1.5 मिनट तक में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इतना पोल होना चाहिए, तभी इस बात का माना जाएगा कि सच में उतने बच्चे हैं जितना आप लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी 8600 चलिए 9000 भी अगर हो जाता है तो मैं समझ लूँगा। चलिए हाईएस्ट 2 मिनट काफ़ी हो गया। 9000 जल्दी पोल करेंगे सब लोग, प्लीज़ पोल करेंगे। जिन्होंने भी पोल नहीं किया है पोल करेंगे सब लोग। 9000, 9100, 9300 जल्दी फटाफट पोल करेंगे। 9300 तभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाता है इन सभी चीज़ों से। 93, 94 मेरे विद्यार्थी जी जल्दी जल्दी पोल करेंगे सब लोग। हाँ ठीक है, मैं मान गया 2 मिनट भी अभी नहीं पूरे हुए हैं और पोल जो है विद्यार्थी जी चलिए 97 सब लोग पोल करेंगे, प्लीज़ एक बार पोल कर दीजिए, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। 99 चलिए, तो 1 मिनट के अंदर बच्चों कितने विद्यार्थी लाइव हैं और कितना पोल हुआ है बताइए। 1 मिनट अभी टाइम हुआ है, कितने विद्यार्थी ने पोल किया? लाइव कितने बच्चे हैं बताइए, लाइव कितने बच्चे हैं? तो सर लाइव हैं बच्चे 10,000, लाइव हैं 10,000। और पोल कितना हो गया बच्चों बताओ, पोल भी कितना हो गया मेरे विद्यार्थी जी, एक बार बताइए पोल कितना हो गया? तो लाइव भी 10,000 है और पोल भी हो गया 10,000। तो ये चीज़ ठीक है बच्चों, लाइव भी 10,000 है और पोल भी 10,000 है। इसका मतलब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सच में बच्चों रियल बच्चे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो बच्चों आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, गड़बड़ी हो जाता है। बहुत सारा चीज़ इतना ईजी हो गया है कि कोई भी किसी चैनल पर कुछ भी कर सकता है आजकल, ठीक है ना? तो इस सभी चीज़ों को हमको बहुत बार डर लग जाता है ये चीज़ें। चलो आगे बढ़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग भी संतुष्ट हैं? आप लोग भी संतुष्ट हैं? एक बार बताइएगा कि सर हम लोग भी संतुष्ट हैं। क्या आप लोग भी संतुष्ट हैं? हाईएस्ट बच्चों 10th वाले बच्चे पोल करने में बहुत माहिर होते हैं, तो हाईएस्ट 2 मिनट तक बच्चों जितने विद्यार्थी लाइव में हैं उतना पोल अगर हो जाता है तो समझिए बच्चों सब कुछ ठीक है। संतुष्ट हैं आप लोग? तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि सर हम लोग भी संतुष्ट हैं। आइएगा आप लोग भी संतुष्ट हैं कि जितने बच्चे लाइव में दिख रहे हैं उतने बच्चे रियल में पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कुछ गड़बड़ी किसी ने या कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। आइए बच्चों सवाल नंबर दूसरा आपके सामने आता है। सवाल नंबर दूसरा लिखा गया है कि चुंबक के भीतरी चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी जी, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भीतर की ओर पूछा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर बाहर की अगर हम बात करें, चुंबक में बाहर की बात करें तो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। बाहर में क्या होता है कि बच्चों ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। सर पोल करवाएं? अच्छा रुक जाओ, पोल करवा देते हैं हर क्वेश्चन में। है ना? तो बच्चों ये क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाते हैं, ये बाहर की ओर है। लेकिन दक्षिण से उत्तर और भीतर की ओर क्या होता है बच्चों? भीतर की ओर क्या होता है? दक्षिण से उत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों चुंबक से संबंधित आता है कि जो चुंबक के, है ना, ध्यान दीजिएगा, चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहना आसपास का क्षेत्र बच्चों, चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबक के क्षेत्र कहलाता है। अगला बच्चों पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने में मेरे विद्यार्थी जी नर्म लोहा का प्रयोग होता है, नर्म लोहा का प्रयोग होता है। नॉर्मली बच्चों अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि नॉर्मली चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, नॉर्मल चुंबक अगर सिर्फ लिखा रहे, इसको बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो गुरुजी मेरे कहते हैं यहाँ पर हम लोग नॉर्मल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताइएगा? इस्पात का प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग करते हैं नॉर्मल चुंबक बनाने में। चलिए तो अगले सवाल पर चले। आवाज़ कम है सर, मेरा आवाज़ ही आज कम है बच्चों, तबीयत ठीक नहीं है, मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम है। अगले सवाल में हम उम्मीद करते हैं कि पोल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 3।
सवाल नंबर तीसरा कह रहा है विद्यार्थी जी कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जल विद्युत संयंत्र में एक तो बच्चों हाइट है, हाइट का मतलब है कि उसमें ऊंचाई है, और जब वहां से गिरेगा बच्चों तो उसमें क्या होगा, उसमें गति होगा। गति और स्थिति दोनों मिल जाता है मेरे बच्चे, है ना। गति और उसकी ऊंचाई दोनों मिलने से कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आंसर लिखेंगे जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और प्यारे बच्चों में देखना चाहता हूं कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है ना। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है। 8000 में से 60% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। तो बच्चों आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा सा सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि सही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। सवाल नंबर देखेंगे 4। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो आप लोग पढ़े थे नरोड़ा के बारे में कि नरोड़ा जो है मेरे विद्यार्थी जी ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नरोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर आपको समय बहुत कम मिला पोल देने का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा गया है कि बच्चों आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। अगर m बच्चों नेगेटिव में हो जाए, आवर्धन ऋणात्मक हो जाए तो ये क्या बताता है। ऑप्शन ए दिया गया है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा है, या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको सही उत्तर देना है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है। बच्चों m हमारा जब भी नेगेटिव हो गया, m जब भी नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है बच्चों, वो कैसा बनाना है। देखो यहाँ पर आवर्धन में छोटा और बड़ा से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि यह बच्चों सापेक्ष उल्टा बना है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि विद्यार्थी जी ये उल्टा बना है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए 40% मात्र बच्चों ने सही किया है अप्रोक्स 7500 पोल में से। तो ये भी बहुत दुख की बात है कि मात्र 40%, ये 40% अच्छी बात नहीं है बच्चों, इसको और बढ़ाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 6 लिखा गया है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु वास्तविक है और प्रतिबिंब आभासी है। ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बन सकता है। तो हम लोगों ने देखा था कि बच्चों अब देखो दो चीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समतल हो या उत्तल हो, ये दोनों वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन बच्चों अगर हम एक बात पूछें कि अवतल में भी ये पॉसिबल है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु बच्चों हमारा P और F के बीच में हो, तब ये पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। इसका मतलब है वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। और इस बार का रिजल्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो 8500 लगभग 9000 के आसपास पोल होने चला है, उसमें मात्र 45% बच्चों का सही उत्तर है कि आभासी प्रतिबिंब बच्चों बनता है। मात्र 45% विद्यार्थी जी का सही है। देखो इसमें कंफ्यूजन किस बात का है ना, समतल तो सबको पता है, उत्तल तो सबको पता है। अगर ए और बी ऑप्शन नहीं दिया है, ए और बी ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब डी होना ही चाहिए। सवाल नंबर पूछा है हाइड्रोकार्बन कौन सा है, आपको देखकर बताना है 7 नंबर क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन कौन सा है। आप कहेंगे सर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तो होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन में पहला देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ए नंबर के विषय में आप नहीं सोचेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन है और ऑक्सीजन भी साथ में लगा है। बच्चों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन होगा, लेकिन वो होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो जाए तो अलग बात है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, बस एक ही है बच्चों बी नंबर जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है, साथ में ऑक्सीजन मिला है, तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी सही है 7 नंबर सवाल का। मेरे विद्यार्थी जी देखिए 8000 पोल में से 48% बच्चों का सही पोल है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरे विद्यार्थी जी जल्दी कान पकड़िए, जो लोग गलती किए हैं कान पकड़िए। गुरु जी अगर सजा नहीं देंगे तो छात्र जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। सब लोग कान पकड़िए मेरे सामने, जल्दी मेरे सामने। सर मैंने पैसा दिया, नोट्स नहीं मिला, आज कल से मिलेगा आप लोग को। जल्दी पहले कान पकड़िए, आप लोग कान पकड़िए जल्दी से, सॉरी बोलिए, सब लोग सॉरी बोलिए जिनका गलती हुआ है ना, क्योंकि सॉरी जब तक गुरु जी के सामने गलती नहीं मानेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए सवाल लिखा है यदि किसी नर्म लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा। बच्चों यदि कोई अगर कोई नर्म लोहा है
और धारावाही कुंडली का मतलब है जहां पर करंट बह रहा है, जहां पर करंट बहुत फास्ट बह रहा है, जहां बच्चों करंट धारावाही बह रहा है, उसके बीच में अगर नर्म लोहे को रखा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है समान चुंबक, ऑप्शन है विद्युत चुंबक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर बच्चों करंट बह रहा है, मतलब यहां देखो करंट बह रहा है, इसके बीच में इसके बीच में हम किसको रखते हैं? इसको नर्म लोहे को रखते हैं, तो बच्चों वह एक चुंबक के जैसा काम करेगा, चुंबक के जैसा काम करेगा, लेकिन वो विद्युत चुंबक बनेगा, क्योंकि विद्युत के कारण उसमें चुंबक वाला गुण आया है, विद्युत के कारण चुंबक वाला गुण आया है, इसलिए हम उन्हें विद्युत चुंबक कहेंगे। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं आप लोगों से कि 65% बच्चे इस बार सही उत्तर बताए हैं, विद्युत चुंबक कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आता है, विभक्त वलय का उपयोग, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का जो उपयोग है वो किस उपकरण में होता है? ऑप्शन ए है मोटर में। देखिए सोच सोच के सही बनाना है, आप पूरा साल पढ़ते हैं और पढ़ करके जो हमें एग्जाम में बनाना है वो सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाना है। जब एग्जाम में सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाना है तो हड़बड़ी किस बात की? किस बात का हड़बड़ है? हड़बड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्युत जनित्र में, तीसरा है आमीटर में, चौथा है गैल्वेनोमीटर में। तो मेरे विद्यार्थी जी हमने पढ़ाया था कि विभक्त वलय का प्रयोग जो होता है वो मोटर में होता है। कहाँ होता है? विभक्त वलय का प्रयोग कहाँ होता है? मोटर में होता है। अगर आप मोटर ऑप्शन ए चुने हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात है मेरे विद्यार्थी जी, मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, कि जो मोटर होता है, मोटर जो होता है वो किस ऊर्जा को? तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है मोटर। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आता है 10। सवाल नंबर 10 कहता है, पानी से भरी बाल्टी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का रीजन क्या है? पानी से भरी बाल्टी, एक बाल्टी है, वो पानी से भरा पड़ा है और उसकी गहराई बच्चों कम दिखाई पड़ रही है। व्हाट इज रीजन? इसका रीजन क्या है आपको बताना है। आप ये सोचिए, एक एक सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने का, कम मालूम होने का रीजन बताना है आपको। पहला रीजन है प्रकाश का परिवर्तित होना, दूसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपित होना, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तित होना, और इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थी जी हमने बोला था कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने का रीजन ये होता है कि बच्चों उसका अपवर्तित होना, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित होना। इसकी वजह से मैंने बताया था कि बच्चों जल में रखी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी दिखाई, जल में रखी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ना, ये भी है बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। बच्चों जल में रखे सिक्के का मोटा प्रतीत होना, सिक्के का मोटा प्रतीत होना, इसके पीछे भी बच्चों हमने बोला था कि अपवर्तन ही रीजन है। हमने आपको ये बताया था, है ना। आगे हमने ये सीखा था बच्चों कि जो तारे टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, इसके पीछे का रीजन भी वायुमंडलीय अपवर्तन ही था, वायुमंडलीय अपवर्तन ही इसके पीछे का भी रीजन था। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर चलते हैं 11 में। उसके पहले बता दीजिए कि 10 सवाल में मेरे छोटे भाई बहनों ने पहले 10 सवाल में आपने कितना अटेम्प्ट किया? सही अटेम्प्ट, गलत अटेम्प्ट पर बात नहीं करते हैं, सही अटेम्प्ट आपने कितना किया? सही अटेम्प्ट आपने कितना किया? 10 में से बताइए कि 10 में से आपने सही अटेम्प्ट कितना किया। गौतम कह रहे हैं 10/10, अंजलि 8, नूतन, अंकित यादव जी, लक्ष्मी है, सुरेंद्र है। एक बार सब लोग शेयर कीजिए। मैंने बोला 500 बच्चे कम जुड़े हैं, 13,000 बच्चे डेली क्लास में जुड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार सब लोग दम लगा करके इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने लाइक नहीं किया है, मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक बटन पर क्लिक करेंगे। टोटल बच्चों 11,000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए। जल्दी सब लोग लाइक करेंगे, है ना। और एक बार शेयर कर दीजिए, 13,000 बच्चे आज भी होने चाहिए। सवाल नंबर 11 आता है, निम्नलिखित में से अवकारक कौन सा है? निम्नलिखित में से अवकारक कौन सा है? एक होता है बच्चों ऑक्सीकारक, क्या होता है? एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है बच्चों ऑक्सीकारक, एक होता है ऑक्सीकारक, और एक होता है अवकारक, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है बच्चों? अवकारक कौन सा है आपको बताना है कि इसमें से इसमें अवकारक कौन सा है ना। तो सवाल लिखा गया है अवकारक कौन सा है। तो बच्चों इसमें से अगर अवकारक देखें तो यहाँ पर हमारा H2 है, COO2, इसमें तो देखने में आसानी लगता है भैया CO और O2 है। इसमें कौन सा अवकारक है बच्चों? यहाँ पर हमको लगता है पहली बार ऐसा सवाल हम आप लोग के सामने भी लाए ना। तो हाइड्रोजन H2 जो है, H2 अवकारक है बच्चों, H2 को अवकारक कहा जाता है। H2 हमारा सही उत्तर होगा कि ये हमारा अवकारक है H2, है ना। H2 क्या है? H2 हमारा अवकारक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं गुरुजी 9 नंबर को फिर से बताइए। विभक्त वलय का जो प्रयोग है वो मोटर में होता है, इसमें आप, है ना, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसके ऊपर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है सोना,
ऑप्शन है सोना। इसके कॉन्सेप्ट पर लेकिन बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में एक बार चर्चा करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट पर एक बार अच्छे से बच्चों चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगर हो सके तो आप लोग इस सवाल को छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना? इसके विषय पर एक बार बढ़िया से हम चर्चा करेंगे, तो हो सके तो इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है? इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर अगले क्लास में भी हम लेकर आएँगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगले क्लास में 100% लेकर आएँगे, वहाँ पर इसके विषय में बहुत अच्छे से चर्चा होगी। तो निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोडियम पर तो पड़ता है, लोहा पर पड़ता है, तांबा पर पड़ता है, लेकिन बच्चों सोना पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। मेरे विद्यार्थी जी, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-कौन से ऐसे धातु हैं जो सिर्फ और सिर्फ अम्लराज पर घुलता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आप वही लिखेंगे कि सोना है बच्चों, चांदी है और प्लेटिनम है। बच्चों सबसे सबसे तन्य धातु का नाम बताइए, सबसे तन्य धातु कौन-सा है? तो बच्चों हम लोग कहते हैं सोना है। सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना बच्चों कितने कैरेट का होता है? तो कहते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन विद्यार्थी जी, आभूषण बनाने वाला जो सोना है, वो कितने कैरेट का होता है? वो 22 कैरेट का होता है। इसमें कौन-सा चिन्ह होता है? अगर शुद्ध है तो चिन्ह कौन-सा होगा? तो सोना में हॉलमार्क का चिन्ह होता है शुद्ध सोना में। और बच्चों सबसे अगर हम पूछा जाए कि विद्युत का सुचालक कौन-सा है? विद्युत का सुचालक बच्चों कौन-सा है? तो विद्युत का सुचालक अगर पूछा जाए तो चांदी विद्युत का सुचालक होता है, चांदी। कोई विद्यार्थी जी चांदी की परमाणु संख्या बता सकते हैं? एजी की परमाणु संख्या कोई बता सकते हैं? अगर विद्यार्थी जी कोई पढ़ते हो, बड़े बड़ियार हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो बता सकते हैं कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 47 होती है, याद रखिएगा 47। बच्चों एयू की परमाणु संख्या भी पूछी जाती है, तो प्लीज़ बताइएगा। और एचजी की परमाणु संख्या पूछी जाती है, बताइएगा। जो परमाणु संख्या इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है कि एयू का 79 हो जाता है, एजी का 80 हो जाता है। मेरे विद्यार्थी जी डेली बच्चे बढ़ने चाहिए, तो 13.5 आज होने दीजिए, है ना? एजी तो 80 हो जाता है। मेरे बच्चे एक सवाल और है आपसे कि कॉपर की परमाणु संख्या क्या आप जानते हैं? कि सीयू माने कॉपर, कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक बार आप लोग मुझे बताएँगे कि कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जी ने 29 29 29 लिखा है कि सर 29 इसकी परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या बड़ा इनके तत्व कहे जाते हैं, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि वर्ग एक के तत्व कौन से हैं। बच्चों बात होती है, यहाँ पर बात हो रही है आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी से क्वेश्चन हुमच के पूछा जाता है। पहली बात है, आवर्त सारणी में तत्व कितने हैं? टोटल 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी जो अभी की, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया किसने है? तो बनाने वाले हैं बच्चों मोसले साहब ने इन्हें बनाया है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये बच्चों, ये इसका नियम क्या है? इसका नियम, इसे बच्चों बनाया गया है तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर। किसमें बच्चों? तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया है। अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले तिर्यक नियम देने वाले कौन थे? तो तिर्यक नियम देने वाले डोबरेनर साहब थे। डोबरेनर साहब ने तिर्यक नियम दिया था। बच्चों तत्वों के लिए अष्टक नियम किसने दिया था? तो मेंडलीव साहब नहीं, अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स है ना, न्यूलैंड्स ने बच्चों अष्टक नियम दिया था। इसके बाद आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव साहब ने तत्वों को किस क्रम में सजाया था? मेंडलीव साहब ने तत्वों को किस क्रम में सजाया था? तो याद रखिएगा, मेंडलीव साहब ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, परमाणु परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उन्होंने सजाया था। लेकिन बच्चों कहते हैं कि अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक, तो बच्चों यहाँ पर हमारा मेंडलीव ही हो जाता है आवर्त सारणी का जनक। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछेगा, आधुनिक आवर्त सारणी का, तब आपको मोसले कहना है। क्या कहना है? मोसले। अभी जो आवर्त सारणी है उसमें बच्चों क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। और जो उदर्ग कतारें हैं, उदर्ग कतारों को क्या कहते हैं? तो उदर्ग कतारों को बच्चों वर्ग या समूह कहा जाता है, वर्ग या समूह कहा जाता है। बच्चों आवर्त की अगर संख्या पूछी जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। और उदर यानी वर्ग कितने हैं? वर्ग की संख्या 18 है। बच्चों ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक की संख्या देखा जाए तो ब्लॉक 4 हैं। बच्चों अधिकांश धातुएं किस ब्लॉक पर हैं? अधिकांश धातुएं किस ब्लॉक पर हैं? अधिकांश धातुएं किस ब्लॉक में है आवर्त सारणी में? तो डी ब्लॉक में अधिकांश धातुएं हैं। डी ब्लॉक में, वो सबको याद है कि अधिकांश धातुएं अगर हम देखें तो डी ब्लॉक में सबसे अधिक धातुएं हैं। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग एक के तत्व बच्चों कहलाते हैं क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। वर्ग तीन के, सॉरी वर्ग तीन नहीं, वर्ग 17 का क्या कहलाता है? वर्ग 17 के तत्व को हेलोजेंस कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। और वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? बच्चों इसी तो हम लोग कहते हैं निष्क्रिय अक्रिय गैस कहा जाता है ना। और बच्चों नीचे में जो है एसपीडीएफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? तो बच्चों लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ना, तो वो बच्चों हो जाता है। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी इतना पढ़ाया गया। अब देखते हैं कि बच्चों 10,500 लगभग पोल हुआ है, जिसमें से कितना है? बी बोलने वाले बच्चों की संख्या 56% है बच्चों। तो 56% बच्चों को तो बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी विद्यार्थी जी आप लोग भी पोल पर ध्यान दीजिए, ऐसे करने से पोल नहीं होगा, आपको पूरा बच्चों सही पोल करना है। विद्यार्थी जी अगर यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाए इस चैप्टर से, तो क्या आप बनाने में सक्षम हैं? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। एक बार दिल बनाकर भेजिए सब लोग।
सब लोग दिल बनाकर भेजिए, यहाँ से कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो हम बना पाएँगे। दिल बनाकर भेजिए बहुत तेज़ी में, सॉरी, सॉरी सर, सॉरी करने से नहीं होगा बाबू। नहीं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तुरंत आंसर मत बता दीजिए, ठीक है? सॉरी तो ठीक है, पर थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए। आइए, सोडियम क्या पूछा, बड़ा खतरनाक सवाल पूछा गया है मेरे विद्यार्थी जी कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है बिहार बोर्ड का रिजल्ट है ना? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों एकदम सोडियम जिंकेट का क्या होता है? Na2Zn, याद रखिएगा सोडियम जिंकेट का क्या होता है? Na2 होता है, Zn और O2 इसको याद रख लीजिएगा। ये सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है Na2Zn, Na2ZnO2 इसको याद कर लीजिए बच्चों। ये सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। इसको किसी भी हाल में याद कर लेना है कि Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आप सिरका को गलत कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आप लोग पढ़े हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सबसे पहला लिखा है गंध काम ना काम्ल, ये तो हम लोग सुने भी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बच्चों, वो हमारे पेट में होता है, जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं, ये हमारे अमाशय में होता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड जो होता है, वो लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है, यही होता है सिरका में। तो सिरका में एसिटिक अम्ल है। बाकी हम आपको सब पढ़ाए होंगे कि सेब और ना सॉरी संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ना? सब आप लोग